बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, आज कोड प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो हमारा 12th लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक स्पेसिमन बताया था टू राइट एनी इन ऑर्डर, और अब मैं आपको स्पेसिमन बताने लगा हूँ, स्पेसिमन ऑफ ऑर्डर टू डिसाइड एनी एप्लीकेशन, कि किसी भी एप्लीकेशन को अगर डिसाइड करना हो तो उसका स्पेसिमन क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको जो चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है। देखिए, ये रेड कलर में जो चीज़ है ना, इसके ऊपर आप गौर कीजिए। देखिए, जो एक एप्लीकेशन डिसाइड की जाती है ना, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में लिखा है, वो एक सेपरेट पेज के ऊपर डिसाइड की जाती है। तो अगर तो कोर्ट का यानी एक इंटरम ऑर्डर है और वो सिंपल उसने कहा एक ऑर्डर लिखें, फिर आपने ये चीज़ें ऊपर वाली नहीं लिखनी। लेकिन अगर आपने इंडिपेंडेंटली कोई एप्लीकेशन पेपर में डिसाइड करनी है तो फिर टाइटल ऑफ द कोर्ट, मसलन इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर, नहीं, टाइटल ऑफ द केस, मसलन आप कहें जी एबीसी वर्सेस डीईएफ, वो जो पार्टियों का टाइटल होता है जिससे आवाज पड़ती है। नेचर ऑफ द सूट, कि सूट क्या है, सूट फॉर डिक्लेरेशन है, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन है, क्या है। आगे टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन कौन सी डिसाइड करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन, फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे उसका। उसके बाद ये ऑर्डर आ जाएगा, और ऑर्डर के नीचे क्या आ जाएगी, वो डेट आ जाएगी। आपने यहाँ डेट लिखनी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस तरह से अटेंडेंस लगानी होगी, बाय नेम अटेंडेंस लगानी है, किसकी, पिटिशनर की और रिस्पोंडेंट की, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की, ठीक है। अच्छा, पिटिशनर से मुराद क्या है, कि जिसने ये एप्लीकेशन दी है। उसके बाद जो एप्लीकेशन पहले फैक्ट लिखने हैं एप्लीकेशन देने वाले की, तो लिखनी प्रिसाइजली अबव कैप्शनड एप्लीकेशन। अब ये आपने याद कर लेना है। आगे नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, मसलन प्रिसाइजली अबव कैप्शनड एप्लीकेशन, अब जो उसका टाइटल है एप्लीकेशन का वो लिख दें, प्रिसाइजली अबव कैप्शनड एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन हैज बीन मूव बाय द पिटिशनर्स और पिटिशनर। अब देखना है पिटिशनर एक है या एक से ज्यादा है, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। अच्छा, अब दावे के अंदर वो प्लेंटिफ होंगे या डिफेंडेंट होंगे, यानी या प्लेंटिफ ने दी होगी या डिफेंडेंट ने, तो पिटिशनर ओब्लीक करके उसका नाम लिखते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अच्छा जी, precisely above caption applicant has been moved by the petitioner, oblique plaintiff or defendant with the assertion that। अब वो जो भी फैक्ट्स हैं आपको पेपर में दिए हुए हैं, ये आपने खुद सपोज करके लिखने हैं, वो सारे आपने किसके अंदर लिख देने हैं। ये जो मैं रेड शो कर रहा हूँ, ये इसके अंदर आपने लिखने हैं, ये ब्रैकेट भी आपने उड़ा देनी है। ये सिर्फ मैंने आपके फायदे के लिए, आपको समझाने के लिए मैं लिखा है। हैंस इंस्टेड एप्लीकेशन फॉर, आगे फिर वो एप्लीकेशन का वही टाइटल दे के विद द प्रेयर, अब जो उसने प्रेयर की है एप्लीकेशन के एंड पे वो आपने लिख देनी है। कन्वर्सली, अब इसी तरह रिस्पोंडेंट, और अब रिस्पोंडेंट दूसरी पार्टी होगी, वेहीमेंटली अपोज सेड टाइटल एप्लीकेशन बाय सबमिटिंग रिटन रिप्लाई विद द कंटेंशन दैट। अगर डिफेंडेंट का कोई वर्जन है तो फिर वो यहाँ पे लिख दें आप, ठीक है, जो वो कहता है अगर पेपर में दिया है। एंड प्रेड फॉर डिसमिसल ऑफ द अबव मेंशन्ड एप्लीकेशन। अब उसके बाद लिखना है आर्गुमेंट हर्ड एंड रिकॉर्ड पेरूज। उसके बाद लिखना है रिकॉर्ड ट्रांसपायर, रिकॉर्ड पिक्स, ठीक है, रिकॉर्ड रिवील्स। तो वो आगे आगे वो रीजंस जो आपने उस एप्लीकेशन को, जो आपकी अप्रेजल ऑफ जो आपने देनी है अपनी रीजनिंग, वो सारी इस पार्ट के अंदर आ जाएगी। और लिखना है इन द बैकड्रॉप ऑफ अबव डिस्कशन अबव कैप्शन एप्लीकेशन, फिर वो एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा इज हियर बाय एक्सेप्टेड और डिसमिस। और लिखना है प्रेजेंट ऑर्डर बी नेक्स्ट विद द मेन फाइल, और नीचे वो जज का वो आ जाएगा। अब देखिए, इसी की बुनियाद पे एक प्रोपोजिशन भी मैंने हल की है, उसको भी आप देख लें, ठीक है। कि ये जो एप्लीकेशन थी, ये सूट फॉर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन थी। उसी तरह ऑर्डर लिख के मैंने उनका ABCDC नाम लिख के अब मैंने लिखा है precisely above caption application for grant of temporary injunction has been moved by petitioner oblique plaintiff with the assertion that being a public servant
an official residence was allotted to petitioner, that after 6 months he was transferred to field job. Thereafter, petitioner was served with a notice to vacate the house, that petitioner's children have to appear in exam, which is going to be held after 2 weeks, that under transfer policy, petitioner was entitled to retain the house for 3 years, but he was transferred just after 6 months. Hence, instant application for grant of temporary injunction with a prayer to restrain defendant from ejecting petitioner from official residence till examination of the petitioner's children held, यानी बच्चों के एग्जाम तक मुझे वहां से निकालना ना जाए. Conversely, respondent vehemently opposed above title application by submitting written reply and prayed to dismiss above mentioned application. Argument heard, record perused. Record depicts that after transfer policy, petitioner was entitled to remain official resident for 3 years, but he was transferred just after 6 months of the posting, which seems to be a breach on the part of the respondent. In this way, plaintiff has prima facie arguable case. Balance of convenience also lies in his favor. Take it because petitioner is still in possession of the official residence, and soon his children are going to appear in exam, and if respondent is not restrained from evicting petitioner from official residence before completion of exam of petitioner children, petitioner will suffer an irreparable loss in the shape of educational loss of his children. That all three ingredients, prima facie, balance of convenience, and irreparable loss exist, which are prerequisite for grant of temporary injunction. इन द बैकड्रॉप बच्चों ये अब पास पेपर में आई है, ये 2017 के पेपर में ये वाली एप्लीकेशन आई है, टेम्परेरी इंजंक्शन वाली एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. एनी हाउ मैं तो आज आपको सिर्फ कोई भी वो लिखने का तरीका बता रहा हूँ. In the backdrop of above caption, application for grant of temporary injunction is hereby accepted by restraining respondent from evicting petitioner from official residence till the final disposal of instant to present order be annexed with me in file. बच्चों अच्छा मैंने क्या लिखा है, मोहतरम अहबाब आपने देखा कि थोड़ी सी समझदारी से सवाल में दिए गए हकायक से ही दरखास्त के फैक्ट मुकम्मल किए जा सकते हैं. अलबत्ता ऑपरेटिव पार्ट लिखने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. जैसा कि ऊपर वाली दरखास्त में एक हुक्म की दरखास्त में बादियों नज़र में मुकदमा का होना, तवाज़ुन सहूलत और नाकाबिल तलाफी नुकसान का एक साथ मौजूद होना ज़रूरी है. इस तरह हर दरखास्त की अपनी रीजनिंग होती है. ठीक है. एनी हाउ ये मैंने आपके सामने जो है वो क्या किया जी, किसी भी एप्लीकेशन को डिसाइड करने का स्पेसिमन रखा है और आप इसको नोट कर लें. तो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. शेयर ज़रूर कीजिएगा.